जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक इस सीरीज में आ रहा है या आज के इस वीडियो में आ रहा है वो है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र एक इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके डिफेंस करंट अफेयर्स में इट विल बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं सूर्यास्त्र बेसिकली है क्या और इसे किस तरह से डेवलप किया गया है, क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। पहली चीज तो ये कि इसे इंडिया में काम करने वाली एक प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनी जो नीवे लिमिटेड के नाम से है उसने डेवलप किया है और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 293 करोड़ है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए डेवलप की गई है ना। तो रक्षा मंत्रालय के लिए इसका विकास किस बेस पर किया गया और क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। अब पहली चीज तो ये है कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है वो किस टाइप का है। तो इसके लिए देखो, पहला तो इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी, यानी कि जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। और दूसरा है मल्टी कैलिबर है, ठीक है। मल्टी कैलिबर का मतलब क्या हो गया, ये मोर देन वन कैलिबर रॉकेट्स जो हैं उन्हें लॉन्च कर सकता है। बेसिकली मल्टी कैलिबर गन का बेसिकली जो एडवांटेज है वो ये है कि जैसे इसमें देखा जाए तो ये मल्टीपर्पज हो जाता है। 122 mm, 160 mm और 306 mm के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। तो ये इसका मल्टी कैलिबर अप्रोच या उसकी फैसिलिटी को शो करता है, राइट। दूसरा है ये लॉन्ग रेंज है और प्रिसीजन गाइडेड है। लॉन्ग रेंज है और प्रिसीजन गाइडेड है। प्रिसीजन गाइडेड का बेसिकली मतलब ये हो गया कि ये बहुत एक्यूरेटली गाइड किया गया रॉकेट लॉन्चर होगा। मतलब ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर होगा जो बहुत सटीकता के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है। तो इसमें बेसिकली तीन चीजें यूज की जाएंगी। जो तीन चीजें इसमें यूज की जा रही है वो है इसका पहला सीकिंग सेंसर। सीकिंग सेंसर जो है वो क्या करता है, सीकिंग सेंसर अपने टारगेट को पहचानने का काम करता है। टारगेट को पहचानने का काम मतलब टारगेट जो है आपका उसे आइडेंटिफाई करने का काम सीकिंग सेंसर का होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। मिसाइल्स में या रॉकेट्स में जिनको हम यूज करते हैं ना, उनमें अलग अलग टाइप का सीकिंग सेंसर यूज होता है। जैसे कि लेजर गाइडेड सेंसर हो सकता है, इंफ्रारेड सेंसर हो सकता है, जीपीएस पर बेस्ड सेंसर हो सकता है ना, या कि फिर आप देखें तो रडार वेव्स पर बेस्ड सेंसर हो सकता है। क्या करता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जीपीएस, तो जीपीएस में तो क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट सेट कर दिए जाते हैं और वो कोऑर्डिनेट से उसको आइडेंटिफाई करते हुए हिट करेगा टारगेट को। जहां टारगेट पर आपको उसे हिट कराना है वहां के कोऑर्डिनेट सेट कर दो उसमें जीपीएस के थ्रू। और दूसरा जो होता है वो लेजर गाइडेड होता है। लेजर गाइडेड क्या होता है कि जो सेंसर होता है वो लेजर बीम टारगेट पर डालता है और उस लेजर बीम को फॉलो करते हुए ही जो एमिनेशन है वो उसको एक्सप्लोड करता है या उसको टारगेट करता है। सेकंड जो आता है, थर्ड जो आता है वो हमने देखा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सेंसर्स ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं उनमें यूज किया जाता है, स्पेशली जो हम एयर मिसाइल्स को देखते हैं उनमें यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये हीट को सेंस करती है। जैसे कि अगर किसी प्लेन को एयर टू एयर मिसाइल से हिट करना है तो एयरप्लेन को या फाइटर प्लेन को हिट करने के लिए क्या होता है, उसका थ्रस्टर से जो हीट आ रही होती है पीछे, उस हीट को वो फॉलो करेगा और उस हीट को फॉलो करते हुए टारगेट को वो हिट कर देता है। और एक रडार बेस्ड होता है। रडार बेस्ड क्या करता है कि दुश्मन के किसी भी इक्विपमेंट, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो या कोई उसका बेसिकली ग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके रडार सेंटर से आने वाली जो रडार वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको वो फॉलो करता है और रेडियो वेव्स को फॉलो करते हुए वो उस टारगेट को हिट कर देता है। तो इस तरीके के अलग अलग सेंसर्स यूज किए जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी सीकिंग सेंसर लगाया गया है। एक इसमें गाइडेंस सिस्टम काम करेगा। गाइडेंस सिस्टम क्या करने वाला है, गाइडेंस सिस्टम दरअसल ये बताएगा कि टारगेट कहां है और उसको गाइड करेगा। वो सेल्फ गाइडेड होगा। मतलब अगर वो सीधे टारगेट के लिए छोड़ा गया है, उसे लॉन्च किया गया है, तो अगर टारगेट अपनी जगह बदल देता है तो गाइडेंस सिस्टम क्या करेगा, उसे ये अलाउ करेगा कि वो भी अपनी दिशा से मुड़ जाए। और ऐसा करने के लिए इसकी बॉडी पर कुछ कंट्रोल फिन्स या कंट्रोलिंग फिन्स का यूज किया जाता है। ये पंख जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। ये पंख जैसी आकृतियां इसे मुड़ने में मदद करती हैं। कुछ एरोडायनामिक का यूज करके ये उसे उड़ने में मदद करती है। जैसे आपने देखा होगा, मान के चलो इस टाइप का एक रॉकेट बॉडी बना लिया या कोई मिसाइल बॉडी बना लिया है ना, तो ये इस टाइप का कोई मिसाइल बॉडी बना लिया तो आपने इसमें देखा होगा कुछ इस तरीके के जो फिन्स होते हैं वो इसमें बने होते हैं, है ना। कुछ इस तरीके के फिन्स बने होते हैं और ये जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा ये और बड़े होते चले जाएंगे। कुछ इस तरीके के
फिन्स आपने देखे होंगे। तो ये जो फिन्स होते हैं इन्हीं को हम कंट्रोलिंग फिन्स कहते हैं। ये कंट्रोलिंग फिन्स क्या करते हैं, हवा में उस रॉकेट को या मिसाइल को मुड़ने में मदद करते हैं बेसिकली, है ना। तो उनकी हमने बात की, तो ये तीन चीजें इसमें रखी जा रही है। प्रिसीजन गाइडेड का एक मतलब और होता है, वो क्या मतलब होता है सर? प्रिसीजन गाइडेड का एक मतलब होता है कि सर जो इसका सीईपी है वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सीईपी क्या होता है? सीईपी होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबल। सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, ये समझो ये पूरा इलाका है जिसमें टारगेट हिट करेगा, तो अब रॉकेट इसमें कहीं पर भी गिर सकता है। वो यहां गिर जाए, वो यहां गिर जाए, वो यहां गिर जाए, वो यहां गिर जाए, यहां गिर जाए, टारगेट जो है वो बीच में है, ठीक है। तो क्या होगा, आप जैसे मान के चलो सर्कुलर एरर प्रोबेबल 100 मीटर्स का है, मतलब ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो हम 100 मीटर मान लेते हैं। तो 100 मीटर में अगर टारगेट जो है वो 100 मीटर का डैमेज तो नहीं कर पाएगा इतना बड़ा, तो टारगेट जो है अगर दूर है तो टारगेट पूरी तरीके से डैमेज नहीं होगा, समझे इसका मतलब। और सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी सीईपी जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। अगर सीईपी बहुत कम हो, सीईपी मुश्किल से 5 मीटर हो, है ना, तो 5 मीटर अगर सीईपी होगा तो 5 मीटर का सीपी बहुत कम है, बहुत तेजी से हिट करेगा। और वो कहीं पर भी गिरे, मैं कह रहा हूं उस कोने पर भी गिरे और टारगेट बीच में है, तब भी टारगेट पूरी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि 5 मीटर का सीपी बहुत कम होता है। तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबल। ये जितना कम होता है रॉकेट का हिट करने का जो एक्यूरेसी होता है टारगेट को, वो उतना ज्यादा होता है। और ये जितना ज्यादा होता है रॉकेट का टारगेट को हिट करने का जो एक्यूरेसी है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। तो सीपी बहुत कम होना चाहिए, सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ये भी प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट लॉन्च का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है। तो ये इसका बहुत कम है। एक और इसमें खास बात है जो यहां पर नहीं लिखी हुई है, वो क्या है, ये हैवी मोबिलिटी व्हीकल होगा। हैवी मोबिलिटी व्हीकल का मतलब क्या हो गया, बहुत तेजी से अपनी जगह बदल देने वाला, बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाने वाले वाहन पर लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से शूट एंड स्कूट को फॉलो करता है। अब व्हाट इज शूट एंड स्कूट? इसका मतलब है दागो और भागो, मतलब एक बार फायर किया और अपनी जगह बदल दो, ताकि दुश्मन अगर आपको आइडेंटिफाई भी करता है तो आप उस जगह से हट गए हो। इससे क्या होता है कि आप अपनी जगह पर ना रहकर जगह बदलते हुए जब मार करते हो दुश्मन पर, तो दुश्मन के लिए आपको ढूंढना और आप पर वार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह आपकी स्पीड मेंटेन करता है, जो कि वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना, और सबसे अच्छी चीज है इसके 2 वर्जन्स लाए गए हैं। इसके 2 वर्जन्स में पहले वर्जन की रेंज 150 किलोमीटर है और दूसरे वर्जन की रेंज है 300 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर। इट हैज 2 वर्जन्स। दैट मींस नाउ इट हैज one of the rocket launcher that has the highest range to hit the targets। अभी हमारे पास पिनाका और स्मर्च जैसे रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जो सबसे मॉडर्नाइज्ड रॉकेट सिस्टम है, उनका हम यूज कर रहे हैं। पिनाका का इस्तेमाल बड़े स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर में किया गया एट अ लार्ज स्केल, लेकिन बावजूद उसके पिनाका को आप देखते हो तो 90 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंजेस आती हैं, उससे ज्यादा नहीं, 30 से 90 किलोमीटर तक की रेंज। तो उसके वर्जन जो है अगर उनमें आप जाकर के देखते हो तो पिनाका से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके मिनिमम वर्जन की रेंज ही 150 किलोमीटर मैक्सिमम है, और उसका जो हाईएस्ट वर्जन है उसका 300 किलोमीटर का रेंज है। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एज वेल एज इट विल बी वेरी सपोर्टिव फॉर द इंडियन आर्मी इन द वॉरफेयर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है। अब ये क्या है, बेसिकली इजरायली पल्स पर बेस्ड है। इजरायली पल्स टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम। मैंने आपको बता दिया प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल और प्रिसाइज क्या है बेसिकली, और यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम इसीलिए है क्यों, क्योंकि ये देखो मल्टी कैलिबर है, यूनिवर्सल है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इससे मल्टीपल रॉकेट्स को, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम माना जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं फिर से बता रहा हूं, वही है, सेम टू सेम इंडिजीनियसली मेड है। किसने बनाया? नीबे लिमिटेड ने। किसने बनाया है? नीबे लिमिटेड ने। ये इंडिया की ही कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का आता है दैट इज शाइन स्कीम। शाइन स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड हेल्प इन्फो एंड नर्चर एम्पावर्ड वीमेन। क्या है इसका मतलब? है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वीमेन, यानी कि जो भारत की सशक्त नारी है, एम्पावर्ड वीमेन है, उसे जानकारी देना, उसे नर्चर करना। किसके लिए? मानकों के बारे में। मानक यानी स्टैंडर्ड्स होते क्या है, ये डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स हमारे देश में चलते हैं।
आपने इनमें से कुछ का नाम सुना होगा, जिनका नहीं सुना मैं बता देता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडियन स्टैंडर्ड है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से ही ये जाना जाता है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से ही ये जाना जाता है ना। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यही लेकर आया है इसे, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये स्कीम इसी ने शुरू की है, ये योजना इसी की है, जिसे हम शाइन के नाम से जान रहे हैं, BIS। इसी तरीके से एक ISI आता है, आपने BIS हॉलमार्क के बारे में सुना होगा, ISI के बारे में सुना होगा। एक एगमार्क होता है, एगमार्क है ना, इसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग जो है वो जारी करता है। एगमार्क को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जारी, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स के सामान सबसे ज्यादा है ना, उनकी अगर शुद्धता, उनकी अगर प्योरिटी की जांच करनी है तो आपको ISI मार्क देखना चाहिए। अगर आपको किसी मेटल ज्वेलरी जैसे कि गोल्ड या सिल्वर की जांच करनी है तो आपको BIS देखना पड़ेगा। एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उनको शुद्धता की जांच करनी है, प्योरिटी की जांच करनी है तो आपको एग मार्क देखना चाहिए। इसी तरीके से एक मार्क होता है FPO किसके लिए होता है? जो फ्रूट प्रोसेसिंग होती है, फ्रूट प्रोसेसिंग, उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर FPO का मार्क होता है, ये उनकी प्योरिटी को बताता है ना। आप इन मार्क्स को देख लें, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉमन जानकारियां हैं जनरल नॉलेज की, जो हमें पता होनी चाहिए। आमतौर पर जो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं हम लोग, उसी में ये आ जाती है। बाकी की तो कुछ स्पेशल जानकारियां चलो नहीं, वो चलता है, लेकिन ये तो होनी चाहिए। ये तो वैसे भी कॉमन अवेयरनेस से रिलेटेड है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें इतना ये चीजें पता होनी चाहिए। सो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, ये इनमें से आज हम बात कर रहे हैं BIS की। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है क्या, पहले तो ये समझें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है BIS, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1986 में किया गया था। मानक भवन इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में आता है, इसका हेडक्वार्टर का नाम ही है मानक भवन, है ना। ओल्ड दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में नहीं है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसके अंदर काम करता है, भारत सरकार के अधीन काम करने वाला एक ब्यूरो है। ये क्या करता है, भारत में जो गोल्ड और सिल्वर है उनकी गुणवत्ता यानी उनकी प्यूरिटी या उनकी क्वालिटी को चेक करता है। इसका काम बेसिकली यही है। आपको जिस भी गोल्ड के इक्विपमेंट, सामान पर, ज्वेलरी पर आपको क्या मिल जाए लिखा हुआ BIS हॉलमार्क। और BIS हॉलमार्क की अलग अलग कैटेगरीज हैं। 18 कैरेट गोल्ड के लिए अलग है, 22 कैरेट गोल्ड के लिए अलग है, 24 कैरेट गोल्ड के लिए, कैरेट मतलब उसकी क्वांटिटी होती है ना, तो उसके लिए अलग है। तो बेसिकली देखा जाए तो गोल्ड जो है उसकी प्योरिटी कितनी है वो आप BIS हॉलमार्क से समझ सकते हैं, है ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो भारत की फीमेल है, खासतौर से मिडिल क्लास फीमेल है, वो फीमेल के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उनको इनके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादातर। जो स्त्री है, उस स्त्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद रही है। कारण क्योंकि घरों में ज्यादातर खरीदारी का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फीमेल के ऊपर होती है। सरकार का यह मानना है कि हमें महिलाओं यानी विमेन को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि वो इनकी शुद्धताओं की खुद से जांच कर सके। इसके लिए BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक ऐप जारी की है जिसका नाम है BIS केयर ऐप। तो अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उससे स्कैन करके भी किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब इस स्कीम में किया क्या जा रहा है कि इंडिया में जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी को इसके बारे में जागरूकता देने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता महिलाएं जो हैं उन लोगों को, और अलग अलग जैसे NGO वीमेन जो बेस्ड होते हैं, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग महिलाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगी, जागरूक करेंगी कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करके कैसे अपने परिवार के लिए खरीदे जाने वाली किसी भी सामान की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कंडक्ट करेंगी वर्कशॉप्स को फीमेल्स के लिए। BIS केयर ऐप जो मैंने आपको बताया, उस ऐप के बारे में जानकारी देंगी, दैट दे कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स, वो खुद से कर सके। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो नक्काली चल रही है मार्केटिंग में, बाजार के नाम पर, वो नक्कालियां बंद हो जाएंगी। जो फॉल्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं गलती से, वो बंद हो जाएंगे। कई सारे ज्वेलर्स भी इसमें बहुत सारी धांधलियां करते हैं। तो उन सबको से बचने के लिए और महिलाओं को उसके लिए खुद एम्पावर करने के लिए इस योजना को या इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, दैट इज शाइन। अगेन इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फो एंड नर्चर एम्पावर्ड वीमेन। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट है पैम बाय फैक्ट।
अभी करंट अफेयर में चल रहा है साहब, साइंटिफिक है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आने के चांसेस हैं, ये जरूर लिखें। एनडीए वाले भी लिखें, सीडीएस वाले भी लिखें, इसको जरूर लिखें, एंड सीएपीएफ वाले भी लिखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जनवरी के महीने में ही सबसे ज्यादा इसकी न्यूज़ेस आई है पेम्बा इफेक्ट के बारे में। हुआ यह है कि भारत में एक बड़ा एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, है ना। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, उसने हालिया तौर पर एक शोध, एक रिसर्च किया है। उस रिसर्च में पेम्बा इफेक्ट जो है उसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब ये है क्या, बेसिकली इसको समझिए। पेम्बा इफेक्ट की कहानी हमें यह कहती है कि साल 1963 में तंजानिया नाम के एक अफ्रीकी देश में, तंजानिया में एक अफ्रीका का देश था, उसमें एक स्टूडेंट था साइंस का, एरास्टो पेम्बा। उसी के नाम पर इस इफेक्ट का नाम पेम्बा इफेक्ट है ना। एरास्टो पेम्बा नाम का एक स्टूडेंट हुआ करता था। वो बंदा क्या कर रहा था, आइसक्रीम बना रहा था। तो उसने जो है दो तरीके के दूध ले लिया आइसक्रीम बनाने के लिए, एक गर्म और एक ठंडा। हुआ ये कि जो क्रीम मिल्क था गर्म वाला, वो बहुत जल्दी जम गया और ठंडा कम देर में जमा। बस यही पेम्बा इफेक्ट था, लेकिन वो इसका कारण नहीं जान पाया। लेकिन उसे अचंभा हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है कि जो दूध ऑलरेडी ठंडा है वो फ्रीज नहीं हुआ पहले, जबकि जो गर्म है वो पहले फ्रीज हो गया। तो गर्म पानी का ठंडे पानी के कंपैरिजन में जल्दी जम जाना, या किसी भी हॉट या वार्म फ्लूइड, जो गर्म फ्लूइड होता है, गर्म द्रव होता है, उसका ठंडे द्रव के कंपैरिजन में जल्दी जम जाना, फ्रीज हो जाना, यही पेम्बा इफेक्ट है। असल में ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम एक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का ये अपोज कर देता है इफेक्ट। दरअसल ये साइंस के उस पूरे के पूरे प्रिंसिपल का अपोज कर देता है, जिस प्रिंसिपल को समझाने में हमें न्यूटन, वीन, किरचॉफ जैसे साइंटिस्ट ने अपना जीवन बिता दिया। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था कहीं ना कहीं। अब क्या हो गया कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, उसने हालिया तौर पर इसका जस्टिफिकेशन दिया है, कुछ ऐसे कारणों को ढूंढ करके कि पेम्बा इफेक्ट क्यों होता है, आखिर क्यों गर्म पानी जो होता है वो ठंडे पानी से पहले फ्रीज हो जाता है या जम जाता है। उन्होंने इसके कुछ सर्टिफाइड रीजंस, वैलिड रीजंस दिए हैं। पहला उन्होंने दिया एवापोरेशन की रेट। उन्होंने कहा है कि जो गर्म पानी होता है उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्म पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, और ठंडे पानी की क्वांटिटी में रेट ऑफ एवापोरेशन कम होने से, वाष्पीकरण की दर कम होने से उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनी रहती है। कम क्वांटिटी की चीज को ठंडा होने में कम समय लगता है, इसलिए वो जल्दी ठंडा होता है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कन्वेक्शन करंट। जो पानी वाटर होता है उसमें जो हीट होती है वो कन्वेक्ट होती है। जैसे अगर मैं एक बाउल में या एक ग्लास में पानी भर लूंगा, मेटल का है, तो उस पानी में हीट कन्वेक्ट होगी और कन्वेक्ट होकर के ग्लास के वॉल्स तक पहुंच जाएगी और कंडक्शन के थ्रू रिलीज हो जाएगी। कहां पर, चालन के थ्रू बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में। होगा क्या कि वो सिस्टम से जो हीट बाहर निकल रही है वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही बाहर जा रही है। और वो बोल रहे हैं जो गर्म पानी है उसमें कन्वेक्शन करंट बहुत ज्यादा होता है, ठंडे पानी में कम होता है, इसलिए वो हीट को रिलीज जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी फ्रीज होता है, ठंडा जल्दी होता है। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उन्होंने ये कहा है कि जो लिक्विड होता है, खासतौर से पानी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जब पानी गर्म होता है तो हीटेड वाटर में वो टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने के कारण वो जल्दी फ्रीज हो पाता है, क्योंकि उसमें हीट जो है वो बहुत जल्दी रिलीज होने लगती है। तीसरा डिसॉल्व्ड गैसेस। डिसॉल्व गैसेस का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब पानी को हम गर्म करते हैं या उबालते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत कम डिसॉल्व होती हैं, वो गैसेस उससे रिलीज हो जाती हैं। लेकिन जो ठंडा पानी होता है ना, उसमें गैसेस डिसॉल्व बहुत होती है, गैसें बहुत सारी घुली हुई होती है, और डिसॉल्व गैसेस ज्यादा होने की वजह से इसमें होता क्या है कि जो डिसॉल्व गैसेस होती है वो उसके फ्रीजिंग रेट को कम कर देती हैं, क्योंकि वो अपोज करती है फ्रीजिंग की प्रोसेस का, क्योंकि वो उसकी स्टेट में चेंज का अपोज कर रही है, उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो जो डिसॉल्व गैसेस हैं, घुली हुई गैसेस हैं, वो गर्म पानी में कम होने की वजह से उसमें फ्रीजिंग का अपोज कम होता है और इस वजह से वो जल्दी फ्रीज होता है। तो ये चार कारण पेम्बा इफेक्ट के अंदर इन्होंने बताए हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है सी वाटर डिसॉलिनेशन सिस्टम। इसे शॉर्ट फॉर्म में स्वदेश कहा गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जोधपुर ब्रांच में, जो राजस्थान में आती है, जोधपुर ब्रांच में स्वदेश नाम की डिवाइस तैयार की गई है। यह एक अच्छा रिसर्च है। डिसॉलिनेशन का मतलब क्या है पहले हम यह समझ लें, जिनको नहीं पता। समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी होता है, उसमें नमक और अदर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये खारा पानी हमारे ना तो पीने के काम का है, ना नहाने धोने के काम का है, ढंग से देखा जाए तो। इंडस्ट्रियल पर्पज में भी यूज नहीं होता, क्योंकि हमें चाहिए फ्रेश वाटर जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी, खासतौर से सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम हो।
क्या होता है, डिसॉलिनेशन की एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें इस पानी में से नमक हटा दिया जाता है। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है। सबसे पहले पानी को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, उसे एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से एक प्रेशर लगा करके रिलीज किया जाता है, जिससे सॉल्ट रह जाते हैं और पानी आगे निकल जाता है। इसके बाद इस पानी को बेसिकली इनमें से जरूरी मिनरल्स हटा करके जो हमारे लिए मैंडेटरी मिनरल्स उनको ऐड किया जाता है और उसका पीएच कंट्रोल करके उस पानी को यूटिलाइज करने के लिए सप्लाई किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। ये डिसॉलिनेशन प्लांट पहले तो महंगे बहुत हैं और इसके सेटअप बड़े बहुत होते हैं। आप देखें अभी जैसे सबमरीन्स की बात करें, पनडुब्बियों की, तो जो नेवल फोर्सेज में काम करने वाले लोग हैं जो स्पेशली सबमरीन्स में काम कर रहे हैं, अपने पानी को यूज करने के लिए डिसॉलिनेशन प्लांट्स का यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे पड़ते हैं और बड़े सेटअप्स होते हैं जो सबमरीन्स के लिए यूज किए जाते हैं। डीआरडीओ ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जो पोर्टेबल है, जो छोटे से बैटरी सिस्टम या सोलर सिस्टम से चल सकता है। आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। ये मोबाइल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। राजस्थान में जैसलमेर जैसे बॉर्डर्स पर बीएसएफ के जो जवान गश्ती करते हैं, राजस्थान में आने वाले जितने भी वाटर रिसोर्सेज उनको मिल भी जाते हैं अगर कहीं से, तो वो पूरी तरीके से सालिन वाटर के होते हैं, लवण पानी के होते हैं जो उनके काम नहीं आता। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को पानी अपने साथ कैरी करना पड़ता है, जिससे उनके पास जो बोझ होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लद्दाख में भी पेंगोंग जो लेक है उसमें मैक्सिमम वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर है, लवणीय पानी है। वहां पर भी गश्ती करने वाले सैनिकों को, रहने वाले सैनिकों को डिसॉलिनेशन की बड़ी समस्या होती है। डीआरडीओ ये जो डिवाइस लेकर आया है, इससे डिफेंस में हमारे सोल्जर्स को बहुत मदद मिलेगी। पोर्टेबल है और एक घंटे में लगभग 10 से 30 लीटर तक, कितना 10 to 30 लीटर्स तक पानी को डिसॉलिनेट कर सकता है और उस पानी को पीने लायक बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उनका सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि वो जब अपने ऊपर पानी का वजन लाद के घूम रहे हैं, वो नहीं लाद के घूमना उनको, है ना, वो इजीली उसको डिसॉलिनेट कर सकते हैं अपने पास ही। तो ये ड्रिंकेबल कर देता है। ये पूरी तरीके से पोर्टेबल सिस्टम है। एक घंटे में 10 से 30 लीटर तक पानी कर सकता है फिल्टर, और सोलर एनर्जी, स्मॉल बैटरी पर ऑपरेटेड है, सोलर एनर्जी से चलता है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करेगा, जो आरओ फिल्टर में यूज होता है, सेम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया करता है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बताया है, एक मेम्ब्रेन से पानी को निकाला जाता है प्रेशर के थ्रू, फोर्स अप्लाई करके, और उस हाई प्रेशर पर निकलते समय सॉल्ट्स उस मेम्ब्रेन के पहले रह जाते हैं और पानी उसे क्रॉस कर जाता है। राइट, तो ये स्वदेश सिस्टम भी आपको याद करना है। चलिए भाई, ये थे आपके टॉपिक्स। इन पर कुछ क्वेश्चंस भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, सो दैट हम उसको रिवीजन में भी देख लें, है ना। तो चलिए, आज का पहले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें ये तो समझ में आए, एक हमारा प्लान ऑफ एक्शन तो रेडी हो कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और क्वेश्चन बन सकते हैं तो किस तरह के। तो हम कोशिश कर रहे हैं मीडियम से लेकर के डिफिकल्टीज तक जाकर के क्वेश्चंस की, हर एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन मिनिमम आए रोज। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, यानी सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह है, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज यानी कि 150 से 300 किलोमीटर से, याद करो, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। क्या ये सही है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है। It has been developed exclusively by Defense Research and Development Organization without any foreign collaboration. क्या इसे डीआरडीओ ने बनाया है? अरे भैया, नीवे लिमिटेड ने बनाया है, याद करो, मैंने बताया अभी। नीवे लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया था। ये मुझे गलत लगता है। This system is capable of launching loitering munitions. Yes, this is very important. Suicide drones, loitering munitions जो होते हैं, आत्मघाती ड्रोन होते हैं। इन ड्रोन्स को हम लॉन्च करते हैं, और ये जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है, यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्च किए थे रिसेंटली, यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान, है ना, एक मिशन में। सो अप टू अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर तक ये लॉइटरिंग मॉनिटर म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन्स को भी लॉन्च कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। सो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द शाइन स्कीम। शाइन स्कीम पर है, शाइन स्कीम के संबंध में हमें कथन देखने। पहला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ट्रेन वीमेन एज क्वालिटी एम्बेसडर्स। यस, बिल्कुल सही है। क्वालिटी चेक करने के लिए, मतलब क्वालिटी यानी कि शुद्धता के अग्रदूत, एम्बेसडर्स के रूप में उनको प्रशिक्षित करना है महिलाओं को। दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। नहीं सर, नीति आयोग ने कहा कि ये बीआईएस ने की है। बीआईएस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनवाड़ी की मदद से और विमेन एनजीओ की मदद से करेगा ऐसा। ये गलत है। Under this initiative, women are trained to check the authenticity of products through the BIS Care app. बिल्कुल सही है। BIS Care app के थ्रू चेक किया जाएगा और सेल्फ ऑथेंटिकेटर बन सकते हैं वो। So here again C option 1 and 3 answers are correct. Then next, consider the following statements regarding the Mamba effect. Mamba effect क्या है? It is
अ फिजिकल फिनोमेनॉन इन विच हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर। सही है। अ मेजर रीजन फॉर दिस इफेक्ट इज एवापोरेशन। हाँ बिल्कुल। विच रिड्यूसेस द टोटल वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर। मैंने एवापोरेशन इसका एक कारण आपको बताया है, देख लो भैया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पेम्बा इफेक्ट जब मैंने बताया है आपको, तो पेम्बा इफेक्ट में मैंने आपको एवापोरेशन इसका एक कारण बताया। एवापोरेशन है, कन्वेक्शन, करंट्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और डिसॉल्व्ड गैसेस हैं। ये चार ऑप्शन है, उसमें से एक ये भी है ना। तो ये बिल्कुल सही ही माना जाएगा क्योंकि गलत तो लिखा नहीं है कुछ भी। एवापोरेशन है, बिल्कुल है। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम JNCASR मतलब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, क्या है, जवाहरलाल नेहरू Center for Advanced Scientific Research in India have explained this phenomenon in context of non-equilibrium thermodynamics. Yes, thermodynamics equilibrium वाली नहीं, non-equilibrium को शो कर रही है हीट सिस्टम में, है ना। तो इसमें तो तीनों ही स्टेटमेंट सही नजर आते हैं, इसका आंसर डी ही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो स्वदेश पर बेस्ड है, डीसॉलिनेशन सिस्टम पर बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी वाटर डीसॉलिनेशन सिस्टम स्वदेश। ये कहता है स्वदेश डेवलप्ड बाय DRDO प्राइमरीली यूजेस रिवर्स ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही है, मैंने बताया RO रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करती है। दिस सिस्टम इज ओनली इफेक्टिव इन कोस्टल एरियाज एंड इज नॉट यूजफुल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। गलत है, लद्दाख में भी उतना ही प्रभावशाली होगा। अ मेजर चैलेंज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज द ब्रेन डिस्पोजल विच रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ हाईली सैलिन वेस्ट वाटर। बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेन डिस्पोजल्स हैं इसकी बात अगर हम करते हैं तो सैलिन, जो हाईली सैलिन वेस्ट वाटर होता है जिसे आप फेंकने का काम कर सकते हो, उसको भी ये क्या कर सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्योर कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी करेक्ट। सो द आंसर इज 1 and 3 सी ऑप्शन। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इन्हें भी लगाइए, इसके साथ अपने टॉपिक्स को भी पढ़िए। PDF हम डेली आपको शेयर कर ही रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता चल पा रहा है और हमारे वीडियो सीरीज में जुड़े हुए हैं लगातार, वो लोग कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। अगर कोई दिक्कत है हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और हमसे इसकी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही भैया, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।